देखा हमने आज का मार्केट भी काफी शानदार रहा है हमारे लिए। मतलब 3 दिनों से लगातार रैली चल रही है। आज अगर देखते हैं तो हमारा जो लार्ज कैप इंडेक्स है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स, वो 0.42% ऊपर था। निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो 0.67% ऊपर था। तो लार्ज कैप में आज भी ज्यादा तेजी नहीं दिखी है। लेकिन अगर हम मिड कैप की बात करते हैं, जो मिड कैप 150 इंडेक्स है, जो कि मिड कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो 1.27% ऊपर था। वहीं अगर स्मॉल कैप फंड्स के इंडेक्स की बात करते हैं, जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो 1.41% ऊपर था। यहीं पे अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो इंडेक्स था, वो 0.85% ऊपर था, और मल्टी कैप का इंडेक्स 0.88% ऊपर था। और स्टार गेनर आज का भी माइक्रो कैप इंडेक्स था, जो कि 1.63, लगभग 0.25% की तेजी। 5% परसों चढ़ा है लगभग, और लगभग 0.25% कल भी चढ़ा है, और 0.2% आज भी चढ़ा है। तो माइक्रो कैप में भयंकर तेजी। लार्ज से मिड, लार्ज से ज्यादा मिड, मिड से ज्यादा स्मॉल, स्मॉल से ज्यादा माइक्रो, जैसा कि होता है। गिरावट के टाइम में गिरते भी ज्यादा है, तो रिकवरी में बहुत तेजी से रिकवरी भी देते हैं, और ऐसे ही करके डिफरेंस क्रिएट होता है और ज्यादा रिटर्न्स बना के देते हैं। सेक्टोरल की बात करते हैं कि किस किस सेक्टर में क्या हुआ है, तो सिर्फ एक निफ्टी प्राइवेट बैंक है जो कि 0.19% डाउन है। नहीं तो सारे सेक्टर्स के अंदर काफी तेजी देखने को मिली है। और निफ्टी मेटल जो है, वो स्टार सेक्टर हमें देखने को मिला है। और फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि एकदम ही फ्लैट है। थीम की बात करते हैं तो डिफेंस वगैरह के अंदर में काफी, मतलब लगभग थीम के अंदर में डिफेंस हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ईवी वाला कंजम्पशन, सब के अंदर अच्छी खासी आज तेजी ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली है। कल जो तेजी हुई थी वो थीम्स में हुई थी, सेक्टर्स में कुछ में थी, और स्मॉल माइक्रो मिड में ज्यादा थी। माइक्रो स्मॉल में सबसे ज्यादा, लार्ज में तेजी नहीं थी। लेकिन परसों पूरा ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, और आज भी पूरे ब्रॉडर मार्केट में तेजी हुई है। जबकि मिड मार्केट में यूएस के फ्यूचर्स में गिरावट होने लगी थी, बट फिर भी जो हमारा मार्केट है वो नहीं गिरा, यहाँ पे संभला है। एक गुड न्यूज आई है जिसके कारण मार्केट यहाँ पे हमें संभलता हुआ, मतलब संभला क्या है, मार्केट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और ये जो गुड न्यूज है वो मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग करने का ही यहाँ पे काम करेगी। गुड न्यूज क्या है, तो डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑन ट्यूसडे शोड रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, स्लोड टू 3.2% इन अप्रैल। और ये क्या है, वो लोएस्ट सिंस जुलाई 2019 है। जुलाई 2019 के बाद का लोएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर अप्रैल का निकल के आया है, जो कि 3.2% के पास है। अब इसके क्या बेनिफिट है वो भी बता दूं। पहले आप चार्ट देख लो, पिछले साल अप्रैल से इस साल अप्रैल की बात करते हैं, तो पिछले साल अप्रैल में 4.8% का नंबर आया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इन्फ्लेशन का आया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, सीपीआई। और अभी जो है वो जो नंबर है इन्फ्लेशन का, वो 3.2 निकल के आया। तो पिछले साल से भी कम है, और पिछले महीने से भी कम है। जो पीक किया था इन्फ्लेशन, वो अक्टूबर के महीने में पीक किया था, 6.2% तक गया था, और उसके बाद से लगातार गिरते आ रही है, और गिरते गिरते अप्रैल में 3.2 पे आ चुकी है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट, मतलब जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और जो जैसे 3.4% के पास है अर्बन इन्फ्लेशन, और जो रूरल इन्फ्लेशन है वो 2.9% के पास है। तो बाजार का तो आपको पता ही है, लेकिन ऑन पेपर कम से कम हमें इन्फ्लेशन घटता हुआ दिख रहा है। अब इन्फ्लेशन घटने का क्या प्लस पॉइंट है? पहला प्लस पॉइंट तो महंगाई घटेगी तो लोग ज्यादा खरीद पाएंगे सामान, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो बिजनेसेस को फायदा होगा। दूसरा प्लस पॉइंट है कि जब महंगाई घटती है तो आरबीआई को टेंशन नहीं होता। 3.2 है, मतलब आरबीआई का जो 4 से 6% का जो महंगाई का एक ब्रैकेट है, 4% से 6% के बीच में आरबीआई महंगाई को रखना चाहती है। तो आरबीआई को अगला, जैसे मई के बाद जून आएगा, जून में जो मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी की, वहां पे आरबीआई को रेट कट करने में इजी होगा। और अभी से ये नंबर आने के बाद से ही आस लगाई जा रही है कि लगभग 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें अगले महीने जून के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और आरबीआई रेपो रेट के अंदर कट करेगी, तो आरबीआई जैसे ही रेट कट करती है, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है, और लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है, अगेन वही फायदा, लोगों के पास भी कैश बचेगा, मार्केट में भी पैसा जाएगा, बिजनेसेस के पास भी पैसा बचेगा, फायदा ही फायदा स्टॉक मार्केट के लिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। इन्फ्लेशन का नंबर हाई आता तो वो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव मूड बनाता, लेकिन इन्फ्लेशन का नंबर लो आना मार्केट के पॉजिटिव मूड को और ज्यादा एक
बूस्टर दे देता है। अब 3 दिन से लगातार रैली चल रही है, एक दिन अगर मार्केट गिर जाएगी तो रोने फिर मत लगना कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग रोने लगते हैं कमेंट बॉक्स में, एक दिन मतलब जितनी चढ़ती नहीं है मार्केट उतनी गिर जाती है। तो 3 दिन से लगातार रैली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाएगा, तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं होगी। मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है एंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और प्रेजेंट टाइम तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई भी निगेटिव न्यूज कहीं से आती हुई नहीं दिख रही है। तो कल हमें जिनका भी मिड कैप स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप हैवी पोर्टफोलियो है उनको 1% से ज्यादा 1.5% तक का भी जंप देखने को मिल सकता है, और जो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो वहां पे 0.5% के आसपास का उम्मीदन तेजी देखने को मिल सकती है। आप बताना आपका पोर्टफोलियो टॉप से कितना डाउन है। आज जो गेन हुआ है उसके बाद कल अपडेट होने के बाद मुझे लगता है मेरा पोर्टफोलियो टॉप से 7 से 8% डाउन अभी भी है। आपका बताना कितना है। क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, सबसे पहला इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल ले या गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले ले। देखिए लोन लेना अगर छोटा मोटा लेना है तो लोन ले सकते हैं, अगर बड़ा कुछ काम है तो म्यूचुअल फंड से निकाल के ही ज्यादा बेहतर है, क्यों झूठ मूठ का ईएमआई का टेंशन माथा पर लेना। लेकिन अगर छोटा मोटा ही लेना है और लोन कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, चाहे गोल्ड लोन हो या ऐसे ही बैंक आपको दे दे फ्री में लोन, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मान लो 7% पे आपको लोन मिल रहा है, मान लो अगर आपको 8% पे लोन मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड तो बुरे हालात में भी 12%, 11%, 13% से तो बुरे हालात वर्स्ट केस सिनारियो में भी ग्रो होती रहेगी। वैसे में अगर 7-8% पे अगर लोन मिल जाता है तो 4-5% का अगर मार्जिन बीच में मिल जाता है तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता है, जादू कर सकता है पोर्टफोलियो में। तो अगर 3% 4% का भी अगर गैप मिल जाता है लोन में और जो हमारा रिटर्न है उसमें, तो हमें डेफिनेटली मैं तो चूज करूंगा कि लोन ही ले लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मुझे रिटायरमेंट के लिए 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, कितने रुपए की एसआईपी करूं और किस फंड में करूं, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए 25 साल बाद 1 करोड़ चाहिए, दो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला, या तो नंबर के टर्म्स में 1 करोड़ चाहिए। अगर नंबर के टर्म्स में 1 करोड़ चाहिए तो 3 स्मॉल कैप उठाइए, तीनों के अंदर 1-1 हजार रुपए की एसआईपी करिए, बुरे हाल में भी 1 करोड़ रुपया नंबर के टर्म्स में मिल जाएगा, 1 करोड़ मतलब हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस आता है कि आपको उस टाइम पे आज के 1 करोड़ के बराबर की वैल्यू का पैसा चाहिए, मतलब आज 1 करोड़ से जो आप कर सकते हो उतना पैसा अगर चाहिए तो 3 ही स्मॉल कैप रखनी है, लेकिन कम से कम 2500 की एसआईपी तीनों के अंदर करनी पड़ेगी। मतलब 2 से 3 हजार रुपए की एसआईपी में 25 से 26 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे स्मॉल कैप में। लेकिन अगर मतलब बड़ा मतलब आज के बराबर का 1 करोड़ चाहिए तो कम से कम 7 से 8 हजार रुपए की एसआईपी महीने की करनी पड़ेगी, और ये करना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा कमाने पे जोर डालिए, कहीं से लमसम इकट्ठा करने पे जोर डालिए, लेकिन करिए। अगर भविष्य सुधारना है तो अभी मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर जी, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस 3 फंड्स विद एलोकेशन इन एसआईपी मोड फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर 12 ईयर्स। तो 12 साल का गोल है। निपॉन स्मॉल कैप के अंदर 50% एसआईपी जा रही है, बंधन स्मॉल कैप के अंदर 33% जा रही है, एंड मोतीलाल के अंदर 17% जा रही है। तो एलोकेशन आपने बहुत ज्यादा इधर उधर, मतलब कम से कम 20% तो देते मिड कैप को, ताकि अगर ग्रोथ मिड कैप में ज्यादा आती तो कुछ फायदा ही मिल सके। 70% बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा मिड कैप का एलोकेशन बढ़ा लो, नहीं तो मिड कैप तो नहीं भी रखते, अगर स्मॉल कैप भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो एलोकेशन जब दिया है, अगर रखा है फंड तो एलोकेशन थोड़ा दो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड है, नुकसान नहीं करेगा। तो ये चीज है। और दूसरा, प्लानिंग टू ऐड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फॉर मोर स्टेबिलिटी, क्या राय है सर जी, कोई चेंजेस की जरूरत है क्या सर जी, थैंक यू इन एडवांस। देखिए सबसे पहले तो निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी वो आपके पोर्टफोलियो में प्रोवाइड करेगा। जो बंधन का स्मॉल कैप है और जो मोतीलाल का मिड कैप है, ये दोनों बहुत वॉलेटाइल फंड होंगे। ऐसे में अगर आपको डर लग रहा है वॉलेटिलिटी से और आप स्टेबिलिटी के मतलब स्टेबिलिटी के लिए आप पराग पारिक ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो भी रहता है, कैश भी बहुत ज्यादा होल्ड करके रखते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग पराग पारिक को लेके परेशान है कि पराग पारिक रिटर्न क्यों नहीं दे रहा। भाई मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी ऐसा फंड जो बहुत ज्यादा कैश होल्ड करता है वो दो तरफा तलवार की तरह होता है। ज्यादा कैश होल्ड करना, गिरेगा तो वो फंड कम गिरेगा भी, लेकिन रैली में कम रैली भी देगा। ऐसे में वो एवरेज रिटर्न या थोड़ा बेहतर रिटर्न अपना
प्रयास करता है देने का। तो क्योंकि कैश हेवी पोर्टफोलियो पराग पारिक का, इसलिए वो दूसरे फंड की तरह रैली नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के अगर आप व्यू से पराग पारिक ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रोथ का व्यू है अगर आपका, तो पराग पारिक नहीं ऐड करना चाहिए, इन्हीं 3 फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग भी आपके पास काफी अच्छा खासा है। बट स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया है फंड। ये सारे आज के क्वेश्चन एंड अपडेट से। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपका भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे सिपवर्स फेसबुक पेज है का लिंक होगा, वहां से आप फेसबुक पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।